नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में वोटिंग होगी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्रैहम ने बताया कि उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने संसद में बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के घर और ऑफिस पर ईडी के छापे। कार्यवाही के बीच ममता बनर्जी फाइल उठाकर निकली। कहा, गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे। दरअसल दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपेक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोलकाता में प्रतीक छापेमारी के दौरान घर पर ही मौजूद रहे। यह कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला बढ़ा। दोस्तों, सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय के बाद ममता बनर्जी खुद उनके घर पहुंच गई। ममता वहां कुछ देर रुकी। जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद वे आईपेक के ऑफिस भी गई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेएनयू में मोदी शाह के खिलाफ नारा, एफआईआर हुई दर्ज। जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि छात्रों की पहचान हुई। कहा 30 से 35 स्टूडेंट मौजूद थे। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने बुधवार रात दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगे विवादित नारे के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायत जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी सीएसओ ने दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके पर 30 से 35 छात्र मौजूद थे। शुरुआत में कार्यक्रम शांतिपूर्ण था, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिलने पर भड़काऊ नारे लगाए गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पहले तेल पर कब्जा, अब वेनेजुएला को पंगु बनाने पर जुटे डोनाल्ड ट्रंप। जारी किया नया फरमान, सिर्फ मेड इन अमेरिका सामान खरीदने की इजाजत। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंधक बना लिया। अब वो वहां की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे के बाद कहा कि वहां के लोग सिर्फ अमेरिकी सामानों की खरीद कर सकेंगे। वेनेजुएला पर अब ट्रंप की मनमानी दिखने लगी है। ट्रंप ने फरमान जारी करते हुए कहा कि वेनेजुएला के लोगों को सिर्फ अमेरिका का सामान ही खरीदना है। वैसे दोस्तों, अमेरिका की इस दादागिरी पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरी दुनिया को वेनेजुएला की मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर के बाद ग्रेटर नोएडा डेल्टा 1 में दूषित पानी से स्वास्थ्य संकट, लोगों में दहशत। जी हां दोस्तों, इंदौर के बाद अब ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा 1 में भी दूषित पानी को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है। यहां गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार पड़ गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सीवर का दूषित पानी सप्लाई लाइन में मिलाकर घरों तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दूषित पानी के उपयोग के कारण कई परिवारों में पेट संबंधी संक्रमण, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। यह समस्या खासतौर पर डेल्टा 1 के सी ब्लॉक क्षेत्र में अधिक पाई गई है, जिससे इलाके के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। शिकायतें मिलने के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने पानी के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए भेज दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में पारा 2.7 डिग्री, कोहरे से 12 ट्रेनें लेट। यूपी में कोहरे से 6 सड़क हादसे, 7 की हुई मौत। उत्तराखंड में तापमान -21 डिग्री दर्ज हुआ। जी हां दोस्तों, पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, कोहरे के चलते दिल्ली से एमपी आने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रोजाना 2 से 6 घंटे से भी ज्यादा लेट हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से आज सुबह 6 हादसे हो गए। इनमें 14 गाड़ियां आपस में टकरा गई और 7 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि इनमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उधर दोस्तों, दूसरी ओर राजस्थान के 4 शहरों का न्यूनतम तापमान आज 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जिससे हार्ट कपाने वाली ठंड पड़ रही है। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड के 3 शहरों का तापमान -21 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। इनमें पिथौरागढ़ का आदि कैलाश, रुद्रप्रयाग का केदारनाथ और उत्तराकाशी का यमुनोत्री धाम शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी ने अमित शाह को बताया बदमाश गृह मंत्री। पूछा, क्या यही गृह मंत्री का काम है? जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। गुरुवार को परिवर्तन निर्देशालय ने आईपेक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। छापेमारी की सूचना मिलने पर सीएम ममता बनर्जी
बनर्जी मौके पर पहुंची और केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलेगा। इसमें यूएन की 31 एजेंसियां शामिल। भारत की पहल से बना सोलर अलायंस भी छोड़ेगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को आधिकारिक रूप से बाहर निकालने की घोषणा कर दी है। द गार्जियन के मुताबिक इनमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र यानी कि नॉन यूएन संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं शामिल है। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार ये संगठन अमेरिका के हितों के खिलाफ हैं। इनमें पैसों की बर्बादी होती है। इसके अलावा ये गैर जरूरी या खराब तरीके से चलाए जा रहे हैं। इस कदम को डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जो वैश्विक संस्थानों से दूरी बनाने पर जोर देती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2 सरकारी बैंकों के महाविलय की तैयारी तेज हुई। बनेगा एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक। मर्जर के बाद आपके पैसे, चेकबुक, पासबुक सबका हो जाएगा बदलीकरण। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकों के मर्जर को लेकर खुलकर बोल चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को उन बड़े बैंकों की जरूरत है जो ग्लोबल स्तर पर दुनिया के बड़े बैंकों का मुकाबला कर सके। भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। अब 2 बैंकों के मर्जर से एक ऐसा बैंक बनने की तैयारी है जो एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। दरअसल दोस्तों, सरकार 2 सरकारी बैंकों का मर्जर कर रहा है। इन बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है, यानी कि ये दोनों बैंक मिलकर एक बैंक बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं इसलिए काटते हैं। वकील बोले, देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 2.5 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा की। जस्टिस नाथ ने कहा कि कुत्ते इंसान का डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं। इस पर एक वकील ने इनकार किया। फिर जस्टिस ने जवाब दिया कि अपना सिर मत हिलाइए, ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। उधर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्यों ने जो आंकड़े दिए हैं उनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि नगर पालिकाओं की तरफ से कितने शेल्टर चलाए जा रहे हैं। देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर हैं। इनमें से हर एक में 100 कुत्ते रह सकते हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम। यूनिस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच भारत से 1,80,000 टन डीजल आयात करने का फैसला लिया है। यह डीजल भारत की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक इकाई नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से खरीदा जाएगा। दरअसल दोस्तों, इस डीजल आयात को बांग्लादेश की सरकारी खरीद पर सलाहकार समिति ने मंजूरी दी है। सचिवालय में मंगलवार को हुई बैठक में वित्त सलाहकार सालेउद्दीन अहमद की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अफसर बोले, चूहे दीमक खा गए 7 करोड़ का धान। कवर्धा में 26,000 क्विंटल धान बेकार। कांग्रेस ने अधिकारियों को सौंपा पिंजरा, कहा भाजपाई चूहे धान खा गए। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 4 भांडा और भगर्रा धान खरीदी केंद्र में खरीफ विपणन साल 2024-25 के दौरान एमएसपी में खरीदे गए 26,000 क्विंटल धान का शॉर्टेज मिला। जांच में इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए आंकी गई। अधिकारियों का दावा है कि 26,000 क्विंटल धान चूहे, दीमक, कीड़े और मौसम की मार से नष्ट हुआ। जांच के दौरान दोनों धान खरीदी केंद्रों में फर्जी एंट्री, फर्जी बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। शिकायत सही पाए जाने के बाद बाजार 4 भांडा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी प्रीतेश पांडे को हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 7 राज्यों के 11 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी, इनमें हिमाचल हाईकोर्ट भी शामिल। ईमेल मिलने के बाद परिसर खाली कराए। जी हां दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10 कोर्ट परिसर को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद कोर्ट परिसर खाली करा लिए गए। पुलिस की टीमें और डॉग स्क्वाड जांच कर रही है। सभी जगह दहशत का माहौल है। सभी जगह धमकी ईमेल के जरिए मिली है। दरअसल दोस्तों, पंजाब के फिरोजपुर, मोगा, रोहड़ जिला अदालत को भी थ्रेट कॉल आई थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट को भी धमकी मिली। इससे वहां दहशत का माहौल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फैज ए इलाही मस्जिद के बाद एक और बुलडोजर एक्शन की तैयारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को दिया कड़ा निर्देश। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी। इस दौरान भीड़ में शामिल शरारती तत्वों ने एमसीडी और पुलिस पर पथराव कर दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्वेलांस टीम की मदद से अब तक करीब 3 दर्जन लोगों की पहचान की है। इनमें समाजवादी पार्टी का एक सांसद भी शामिल है। हालांकि सपा सांसद की पत्थरबाजी मामले में कितनी संलिप्तता है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इसी बीच दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण पर सख्त रुख दिखाते हुए एक और बड़ी बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया। इससे पहले एमसीडी मौके का सर्वे कराकर हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नाबालिग शूटर से दुष्कर्म, आरोपी नेशनल कोच हुआ सस्पेंड। 21 दिन सदमे में रही, बोली परफॉर्मेंस पर बात करने के बहाने फरीदाबाद के होटल में बुलाया। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद की एक नाबालिग शूटर ने कोच पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शूटर का कहना है कि कोच ने उनकी परफॉर्मेंस पर बात करने के बहाने फरीदाबाद की 5 स्टार होटल के रूम में बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बारे में किसी को बताने पर उसका करियर बर्बाद करने की धमकी भी दी। नाबालिग करीब 21 दिनों तक सदमे में रही। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। दरअसल दोस्तों 6 जनवरी को पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। फरीदाबाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में है पाकिस्तान। दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने बातचीत की। चीन की मदद से बनाया था विमान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट बेचने की तैयारी में है। इसको लेकर दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई। पाकिस्तानी सेना ने इसकी पुष्टि की है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख हसन महमूद खान के बीच बैठक हुई। इसमें JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों की संभावित बिक्री और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 780 अंक गिरकर 84,181 पर बंद हुआ। निफ्टी 25,877 पर आया। मेटल, बैंकिंग और ऑयल एंड गैस शेयर्स में बिकवाली रही। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 780 अंक गिरकर 84,181 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 264 अंकों की गिरावट रही। यह 25,877 पर बंद हुआ। दोस्तों आज सुबह बाजार की शुरुआत नेगेटिव रही। शुरुआती कुछ घंटों में बाजार ने संभलने की कोशिश की, लेकिन अंतिम घंटों में मेटल, ऑयल एंड गैस और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली तेज हो गई। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाइटन, HCL टेक और विप्रो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में शिप्ला, मारुति, TMPV रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चांदी 12,000 रुपए गिरकर 2.36 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। सोना 1232 रुपए सस्ता होकर 1.35 लाख पर आया। प्रॉफिट बुकिंग के कारण आई गिरावट। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 24 कैरेट यानी कि शुद्धतम सोना 10 ग्राम सोने का दाम 1232 रुपए गिरकर 1,35,443 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों बात करें कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतों की, तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 79,234 रुपए, 18 कैरेट सोना 1,01,582 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,24,066 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। दूसरी ओर दोस्तों बात करें चांदी की कीमतों की, तो दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत आज 12,000 रुपए घटकर 2,35,775 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। एक दिन पहले इसकी कीमत 2,48,000 रुपए पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सफाई पर पंजाब में फैला आक्रोश। आतिशी के बयान ने आम आदमी पार्टी की बढ़ा दी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में 9वें सिख गुरु के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उधर दोस्तों विपक्ष की नेता आतिशी ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने सिख गुरु का अपमान नहीं किया, यह भाजपा की संकीर्ण राजनीति है। हालांकि इस विवाद की गूंज दिल्ली से पंजाब तक सुनाई दे रही है। पंजाब में भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट, तुरंत चेंज कर लें ये सेटिंग्स वरना खाली हो सकता है आपका भी खाता। जी हाँ दोस्तों, देश में साइबर ठगी के तरीके जितनी तेजी से बदल रहे हैं उतनी ही तेजी से आम यूजर्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब ठग किसी फर्जी लिंक या ऐप के जरिए नहीं बल्कि मोबाइल के एक बेहद साधारण फीचर का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C ने इसी खतरे को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया गया है कि साइबर ठग मोबाइल के कॉल फॉरवर्डिंग फीचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वही फीचर है जिसका इस्तेमाल लोग आमतौर पर तब करते हैं जब वे चाहते हैं कि उनकी कॉल किसी दूसरे नंबर पर जाए, लेकिन अब यही फीचर साइबर फ्रॉड का नया हथियार बन चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे अग्निवेश, कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे अनिल। जी हाँ दोस्तों, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल दोस्तों 7 जनवरी 2026 को अस्पताल में ही उन्हें कार्डिक अरेस्ट आया। पिता अनिल अग्रवाल ने रात करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तिलक वर्मा की सर्जरी हुई, न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर। T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल है। एशिया कप में भारत को चैंपियन बनाया था। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को चैंपियन बनाने वाले तिलक वर्मा की सर्जरी हुई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं, जो 21 जनवरी से शुरू होगी। हालांकि इस मामले में बीसीसीआई ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे में 29 किलोमीटर सड़क बनी। 10,675 मैट्रिक टन डांबर बिछाया गया। एनएचएआई ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। जी हां दोस्तों, एनएचएआई ने आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु कडब्बा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि NH 544G पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने 24 घंटे में 28.95 यानी कि 14.5 किलोमीटर डबल लेन किलोमीटर सड़क बिछाई। इसी के साथ 10,675 मैट्रिक टन बिटुमिन्स कंक्रीट यानी कि डामर डाला गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसको लेकर पोस्ट भी कर रहे थे। सीएम ने इसे भारत और आंध्र प्रदेश के लिए गर्व का पल बताया। दरअसल दोस्तों, यह प्रोजेक्ट भारतमाला फेज 2 के तहत शुरू हुआ था। इसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों तरह की सड़कें बन रही है। इससे इस रूट पर सफर करने वालों को भीड़भाड़ वाले शहरों और पुराने हाईवे पर नहीं जाना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। Oppo Reno 15 सीरीज 5G हुई लॉन्च। एक साथ 4 नए स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। मिलेगा 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी। जी हां दोस्तों, Oppo ने भारत में अपनी नई Oppo Reno 15 सीरीज 5G लॉन्च कर दी है। यह सीरीज साल 2024 में आई Reno 14 सीरीज की सक्सेसर है। नई सीरीज में कुल 4 मॉडल शामिल हैं, जो कि Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 Pro, Oppo Reno 15 Pro Mini और Reno 15C है। इनमें Reno 15 Pro Mini 5G को भारत में पहली बार पेश किया गया है। दोस्तों, पूरी सीरीज Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर काम करती है। Oppo Reno 15 5G की शुरुआती कीमत 45,999 रुपए रखी गई है, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है। वहीं दोस्तों 12GB प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत 48,999 रुपए और 12GB प्लस 512GB मॉडल की कीमत 53,999 रुपए है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कौन सी कंपनी के फोन्स में ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईपैक के दफ्तर पर क्यों पड़ा छापा? सीएम ममता के हंगामे के बाद ईडी ने बताई वजह है। जी हां दोस्तों, कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब परिवर्तन निर्देशालय ने बयान जारी कर बताया कि यह कार्रवाई कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपए के हवाला लेन देन की जांच के लिए की गई है। ईडी का कहना है कि जांच में पता चला है कि कोयला तस्करी से प्राप्त अपराध की आय को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से लेयर किया गया और करोड़ों रुपए की राशि आईपैक को ट्रांसफर की गई। परिवर्तन निर्देशालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत राजनयिक रणनीति फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के कोलकाता कार्यालय और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रणथंबोर नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं रणथंबोर नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।